हाय व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो अगर आपने वीडियो ओपन कर ही लिया है तो प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा। आज का जो अपना टॉपिक है वो नीट स्ट्रेटजी के ऊपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अपन सबको पता है कि जो मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें सिलेक्शन रेशो 1% से भी कम होता है। सिलेक्शन रेशो लेस देन 1% होता है। तो एक बात तो सिंपल है कि कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसकी प्रिपरेशन या फिर उसमें मेहनत तो सभी लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोग अपना बेस्ट तो देते हैं, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि अपन ने जैसा लिखा है कि लेस देन 1%, तो मतलब 100 में से कोई एक बंदे का सिलेक्शन होता है। तो बात आती है ऐसा क्यों होता है। सभी लोग अगर मेहनत कर रहे हैं फिर भी उनमें से इतने कम लोगों का सिलेक्शन होता है, तो क्यों होता है, उसका कारण क्या है। तो इसका जो कारण है ना वो है स्मार्ट स्टडी। अब स्मार्ट स्टडी, तो स्मार्ट स्टडी क्या होती है। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या क्या है, उसमें अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। ये सभी एग्जाम्स के लिए है, ये किसी कॉमन पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है। तो जैसे अपन पहले जो अपन बात करते हैं कि मतलब जो लास्ट एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उससे अपने को आइडिया लगता है कि अपने एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है लास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स। लास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स जो प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। अब ये जो पेपर्स हैं इन पेपर को उसी टाइम सोल्व करना चाहिए जिस टाइम अपना एग्ज़ाम होता है। मतलब अपने जो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल होता है, एग्ज़ाम टाइम शेड्यूल होता है, उसी टाइम शेड्यूल में इसको अपने को सोल्व करना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये होगा कि आपका जो ब्रेन होगा उसको उसी टाइम एक्टिव रहने की आदत पड़ जाएगी। मतलब आपको उस टाइम नींद नहीं आएगी, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जिनका टाइम जैसे 2 से 5 है, और अपने को पता है कि जो दोपहर का जो टाइम होता है उसमें नींद काफ़ी लोगों को आती है। तो अगर आप लोग 2 से 5 में काफ़ी एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको जो टाइम होगा वो आपके लिए अडेप्टिव हो जाएगा। मतलब आपको उसमें नींद वगैरह नहीं आएगी, आपका ब्रेन उस टाइम में एक्टिव रहेगा। अब कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, कुछ क्या मैक्सिमम एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। अब कुछ लोग इस पे ध्यान नहीं देते, नेगेटिव मार्किंग में जैसे कुछ भी आंसर मन करता है लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले अपने को जिन क्वेश्चंस में अपन कॉन्फिडेंट हो ना, कॉन्फिडेंट क्वेश्चंस उनको सबसे पहले सोल्व करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको अगर लगता है डाउट है कि आप किसी क्वेश्चन में 50% चांस है तो आप उनमें रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अगर 50% चांस है 4 में से अगर आपके 2 क्वेश्चन भी सही जाते हैं तो उसमें आपको एक क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन का बेनिफिट हो जाता है। तो ये एक तरह से रिस्क है। अगर आपके क्वेश्चंस कम सोल्व हो रहे हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं, वरना लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो बातें हैं ना ये सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन है। मतलब ये किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है, सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन है, क्योंकि सभी एग्जाम का पैटर्न तो सेम ही होता है ना, जैसा कि अपन लोग जानते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कितना पढ़ना चाहिए, क्या सभी टाइम सभी टाइम पढ़ना भी एक तरह से देखा जाए तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि अपने पास कितने 24 आवर्स होते हैं ना। तो उनमें से अपने को 24 आवर्स में से कम 6 से 8 घंटे की तो नींद चाहिए होती है। अब कोई इंसान बोले ना मैं तो 4 घंटे सो करके पढ़ सकता हूँ, तो हो सकता है ऐसा हो जाए, बट मेरे को पॉसिबल कम लगता है। तो 6 से 8 घंटे की जो नींद है वो ज़रूरी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि अपने वो और भी डेली रूटीन के काम वगैरह होते हैं, तो अगर अपन सबको हटाएं तो अपने पास जनरली 12 से 14 घंटे अपने पास सेव बच जाते हैं, ठीक है। अब 12 से 14 घंटे में से अगर आप लोग 10 घंटे ही पढ़ते हो ना तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो 10 घंटे अगर आप कंटिन्यूस स्टडी करते हो तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। अगर 12 से 14 घंटे में अपन 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, उसके अलावा अपने पास 2 से 4 घंटे हैं, उनमें से अपन जैसे अपना कोई भी डेली एक्टिविटी हो, रूटीन एक्टिविटी हो, प्ले गेम्स वगैरह में किसी का इंटरेस्ट हो, तो आप उसको भी थोड़ा टाइम दे सकते हैं।
मतलब 1 से 1.5 घंटा आप उसको भी दे सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपका टाइम बचता है तो आप उसको भी अपने स्टडी में जोड़ सकते हैं। तो मिलाकर के 10 से 12 घंटे पढ़ाई किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए एनफ होती है उस एग्ज़ाम के सिलेबस के हिसाब से। अब जो अपना टॉपिक था मेन, नीट स्ट्रेटजी। नीट के लिए जो है ना अपने पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। बायोलॉजी में अपने वही 11th एंड 12th दोनों को लगभग इक्वल पोर्शन मिलता है एग्जाम में। कभी कभी 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो दोनों का जो होता है लगभग 50% मतलब दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी होती है। क्वेश्चन कितने आते हैं, तो क्वेश्चन आते हैं 19 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 4 नंबर का। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 360, यानी 720 के पेपर में 360 मार्क्स किसके हो गए, बायोलॉजी के। मतलब 50% पेपर आपका बायोलॉजी स्कोर करेगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या करना ज़रूरी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है नीट के एग्ज़ाम के लिए, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की जो बुक है उसको पढ़ना चाहिए। उसमें से 90 से 95% जो क्वेश्चन पेपर होता है मोस्ट ऑफ द ईयर इसी में से आता है। ठीक है, दूसरा जो अपने पास होता है जो प्रीवियस ईयर के, जैसे कि इन एग्ज़ाम्स में प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर अपने को सॉल्व ज़रूर करने चाहिए, प्रीवियस 10 ईयर्स के। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 50 से जो 60% जो पेपर होता है वो प्रीवियस ईयर या फिर उसके अराउंड से आता है, प्रीवियस या उसके अराउंड से आता है। अब बात करते हैं अपन सेकंड केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री के लिए अपने पास 3 केमिस्ट्री में अपने 3 ब्रांचेज हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होती है वो कॉन्सेप्चुअल होती है, मतलब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट अपने को याद करने होते हैं, उनको एज इट इज अप्लाई करना होता है। मतलब इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है कि आप कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, उस हिसाब से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस मेन इम्पोर्टेंट थिंग है। इनऑर्गेनिक जो है इसमें एक्सेप्शन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और उसके अलावा ये भी कॉन्सेप्चुअल होती है, मतलब इसको समझ के याद ही करना होता है। फिजिकल जो है ये न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो पेपर का पार्ट होता है वो न्यूमेरिकल होता है। और इसमें जो अपने को फॉर्मूलाज होते हैं वो याद करने होते हैं। ठीक है, वैसे तो तीनों को लगभग 15-15 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी कभी 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो 15×4, 15×4, 15×4, तो 15 चौका 60 + 60 + 60, ये हो गया 180 का पेपर अपने। अब आती है फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में जैसा कि सबको पता है, फिजिक्स में जो मेन जो पोर्शन होता है वो न्यूमेरिकल पोर्शन ही आता है, जिसमें अपने को जो भी फॉर्मूला इक्वेशंस होती हैं वो याद करके अप्लाई करनी होती है। कभी कभी डेरिवेशन भी करना पड़ सकता है कुछ क्वेश्चंस के लिए, जो कि वही अपने बेसिक वाले होते हैं उनके लिए। न्यूमेरिकल के साथ साथ इसमें थ्योरेटिकल पोर्शंस भी आता है। कुछ क्वेश्चंस में ऐसे कैसे एज इट इज एनसीईआरटी वगैरह जो बुक्स होती है उनके ऐसे कैसे लाइनें उठा करके पूछ ली जाती हैं। ठीक है, अब अपने को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, अपने उसके लिए वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं,
लास्ट जो क्वेश्चन पेपर्स हैं और या उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपने को याद कर लेने चाहिए। कितने क्वेश्चन आते हैं? 45 क्वेश्चन आते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फिजिक्स जैसा जो सब्जेक्ट होता है ना, इससे लोगों को काफ़ी डर लगता है। तो नीट का जो अपना एग्ज़ाम होता है उसमें इतनी हार्ड फिजिक्स पूछी नहीं जाती। मतलब आप अगर नॉर्मली कॉन्सेप्ट्स याद कर सकते हैं तो आप 45 में से आराम से 35 से 40 क्वेश्चंस सही कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर होता है। 140 से 160 फिजिक्स में मार्क्स लाने का मतलब आपको, अगर आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इस हिसाब से स्कोर करते हो तो आपको अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, आपकी अच्छी रैंक आ जाती है। अब फिजिक्स के लिए भी वही 45 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो मिला करके 180। तो ऑल ओवर जो टोटल जो हो गया तीनों सब्जेक्ट्स का मिला करके 360 प्लस 180 प्लस 180, ये मिला करके हो गया 720 का पेपर। तो आज का जो मेन टॉपिक था नीट स्ट्रेटजी, उसको अपन यहाँ पे कंप्लीट कर। ये कुछ 5 मिस्टेक्स हैं जो अपने को नहीं दोहरानी चाहिए। उनमें पहला है यूज ऑफ रोट लर्निंग, नॉट फोकसिंग ऑन हाईवे टॉपिक एंड नॉट एनालाइजिंग द एग्जाम क्वेश्चन इन टाइप एंड पैटर्न, नो सेल्फ एनालिसिस ऑफ प्रिपरेशन एंड नॉट यूजिंग प्रॉपर टाइम टेबल टू स्टडी, जैसा कि अपने अभी पहले बताया था। कुछ लोग न्यू नोट्स पढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। न्यू बुक्स पढ़ते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो अपनी जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है वो करना चाहिए। फ्रेंड्स के नोट्स वगैरह इनको भी नहीं करना चाहिए, खुद के सेल्फ नोट्स पढ़ना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिवीजन। बिना रिवीजन आप किसी भी चीज़ को याद नहीं रख सकते, इसलिए रिवीजन ज़रूर करना चाहिए टाइम टू टाइम। ये मोटिवेशन के लिए आई कांट डू इट में से नोट को हटा दीजिए, आई कैन डू इट, मतलब आप सब कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर बेस होगा, चाहे वो नीट के लिए हो या फिर अदर एग्जाम्स के लिए हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो and don't forget to press bell icon for new notifications and the videos. Thank you so much.